अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ किस्म की एंथाल्पीज़ जो हैं उन पे बात करेंगे। बेसिकली ये 6 किस्म की डेफिनेशंस ही हैं जो आपकी बुक में यहाँ पे बयान की गई हैं। इनकी डेफिनेशंस काफ़ी हद तक मिलती जुलती ही हैं और इनमें मैं आपको एक हिंट बहरहाल दूंगा जिससे आपको इन्हें याद रखने में और इनको समझने में जो है वो काफ़ी हद तक आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे। तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के हवाले से दी गई है वो ये है कि इसमें स्टैंडर्ड का लफ्ज़ भी आपको सबके साथ लिखा नज़र आएगा। वो स्टैंडर्ड का लफ्ज़ कब लगता है उसको भी मैं अलहदा से आपको अभी समझा देता हूँ। तो पहले ज़रा जस्ट सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को समझें, फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कब कहेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि एंथैल्पी चेंज विच अकर्स, यानी वो एंथैल्पी चेंज जो रोनमा होती है व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जब रिएक्टेंट्स के मोल्स की कुछ मखसूस मकदार एज इंडिकेटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको लिखी हुई नज़र आ रही होती है, जब वो मोल्स की मखसूस मकदारें आपस में रिएक्ट करती हैं कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे टू गिव द प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स बनाकर देने के लिए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद है कि जैसे 25 डिग्री जिसको कि आप 273 जमा करें तो 298 केल्विन भी हम कह सकते हैं, यानी 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशंस के तहत जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी मखसूस मकदारें रिएक्टेंट्स की और हमें प्रोडक्ट्स बनाकर देंगी, तो उस अमल में जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होगी वो एंथैल्पी चेंज साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती। अब इसको ज़रा एक दफ़ा दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपको जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं रिएक्टेंट्स की मखसूस मकदारें, जब वो रिएक्टेंट्स की मखसूस मकदारें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक आपस में रिएक्ट करती हैं हमें प्रोडक्ट्स बनाकर देने के लिए, तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होती है उसी एंथैल्पी चेंज को हम साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करें 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अब ये जो 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, इनको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे अब तसव्वुर करेंगे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, हमने इन्हीं के अंडर ये चीज़ स्टडी करनी होती है। तो इसी वजह से फिर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ ये स्टैंडर्ड का लफ्ज़ जो है वो ऐड कर देते हैं और इसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब एक दफ़ा दोबारा फिर बात सुन लें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है, या सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि जब रिएक्टेंट्स के मखसूस मोल्स जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, जब वो मखसूस मकदारें स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत यानी 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आपस में वो मखसूस मकदारें रिएक्टेंट्स की रिएक्ट करती हैं हमें प्रोडक्ट्स बनाकर देने के लिए, तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होती है वो साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब यहाँ एंथैल्पी चेंज से मेरी क्या मुराद है? यहाँ एंथैल्पी चेंज से मेरी मुराद यानी कि जितनी हरारत खारिज या जज़ब होनी है उस अमल में, मैं उसी को साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी चेंज का नाम जो है वो देता हूँ। अब ये यानी आप इसको कह लें कि एंथैल्पी चेंज से मुराद अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड भी होती है। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे यानी क्लियर करना चाहता हूँ कि बाज़ प्रोसेस केमिस्ट्री के अंदर ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ एनर्जी खारिज ही होनी है, जज़ब नहीं हो सकती, और बाज़ प्रोसेस ऐसे होंगे कि जिनमें सिर्फ जज़ब ही होनी है, खारिज नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप कभी लिखते हुए जिस जगह सिर्फ खारिज ही होनी है
वहाँ आपने साथ जज़ब लिख दिया तो भी आपकी डेफिनेशन गलत तस्वुर होगी, और जिसमें सिर्फ जज़ब ही होनी है लेकिन आपने साथ खारिज लिख दिया तो भी आपकी डेफिनेशन जो है वो गलत कंसिडर होगी। तो इसलिए हम अगर तो इसमें एंथैल्पी चेंज विच अकर्स की जगह पे अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब आप इसमें ये जो उसने आपकी बुक में लिखा ना एंथैल्पी चेंज विच अकर्स, आप इसकी जगह अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड का लफ्ज़ लिख के भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए खसूसी ख्याल रखना पड़ेगा कि जिन प्रोसेस के अंदर सिर्फ खारिज ही होनी है वहाँ पे आप सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ही लिखेंगे, साथ आपने और एब्जॉर्ब्ड लिख दिया तो वो गलत तस्वुर होगा। या जिनमें सिर्फ एब्जॉर्ब ही हो सकती है वहाँ पे उस आपने साथ और रिलीज लिख दिया तो भी वो गलत तस्वुर होगा। इसलिए आप देखेंगे कि बाज़ जगह आपकी बुक में ये जब ये डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे तो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड भी लिखा नजर आएगा, बाज़ जगह सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड लिखा नजर आएगा, बाज़ जगह सिर्फ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड लिखा नजर आएगा। लेकिन आप ये रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड की कन्फ्यूजन से बचना चाहें तो आप इन तमाम डेफिनेशंस में एक ही फिक्रा जो है वो ऐड कर सकते हैं, और वो फिक्रा क्या है, एंथैल्पी चेंज विच अकर्स। उससे फिर ऑटोमेटिकली आपकी बात जो है वो रिलीज्ड या एब्जॉर्ब्ड के मानों में कंसिडर कर ली जाएगी। आपको अलग से ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आना है या एब्जॉर्ब्ड आना है। तो बहरहाल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है कि जब स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत यानी 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के तहत रिएक्टेंट्स के मखसूस मोल्स जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें नज़र आ रहे होते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होती है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट खारिज या जज़ब होती है उसी को हम साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें ये शर्त ज़रूरी है कि ये सारा कुछ जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वो 25 डिग्री ये सारी जो रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने आपस में रिएक्ट करना है वो 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही आपस में रिएक्शन करें। और दूसरा ये है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से मुराद ये है कि वो अपनी असल हालत जिसमें वो पाए जाते हैं उसमें मौजूद होने चाहिए। मसलन एक मिसाल यहाँ पे दी गई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के वाटर बनाएंगे, इक्वेशन बैलेंस भी करके दी गई है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन की असल फिजिकल स्टेट गैस है और ऑक्सीजन की भी असल फिजिकल स्टेट गैस है और पानी की असल फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसी हालत में रिएक्ट करें और वो पानी हमें लिक्विड स्टेट में ही बनाकर दें जो कि उसकी असल फिजिकल स्टेट है। तो इस अमल में 285 किलो जॉल या 285.58 किलो जॉल एनर्जी पर मोल के हिसाब से खारिज होनी है, और यही 285.58 किलो जॉल एनर्जी जो खारिज होनी है ये तारीफ की रूह से उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। 25 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही ये वैल्यू जो है वो नोट की जाती है। ये पर मोल का मतलब यही है कि एक मोल वाटर जो है जब बनेगा तो इतनी एनर्जी जो है वो खारिज की जाएगी। ये बेसिकली बैलेंस की गई है इक्वेशन आपके सामने, लेकिन ये 285.58 किलो जॉल पर मोल का मतलब है कि फी मोल के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। बाकी वो बैलेंसिंग के लिए पीछे 2 और इधर भी 2 जो है वो लिखा नज़र आ रहा है आपको, लेकिन आपने इसको पर मोल के नुक्ता नज़र से याद रखना है कि ये एक मोल वाटर बनने के लिए ये इक्वेशन जो है वो आपको बता रही है कि इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होनी है, और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती। इसी तरह दूसरे नंबर पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो वो भी इसी तरह डिफाइन की गई है। उसमें भी आप एंथैल्पी चेंज विच अकर्स जो है वो लिख सकते हैं, और या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड या एब्जॉर्ब के नुक्ता नज़र से भी बयान कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप एंथैल्पी चेंज विच अकर्स लिखेंगे तो फिर ये रिलीज या एब्जॉर्ब वाला अलग-अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसके अंदर मैंने रिलीज लिखना है और किसके अंदर मैंने एब्जॉर्ब लिखना है। तो एंथैल्पी चेंज विच अकर्स या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड, हाँ जी, कब जी,
वो कहता है कि व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, कि जब 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन का मतलब बनना होता है, कि जब 1 मोल कंपाउंड बनता है अपने एलिमेंट्स के मिलने से, तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनुमा होती है वो तारीफ की रूह से उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हमने डेल्टा एच की अलामत से जाहिर किया था, लेकिन इसमें भी बाज़ जगह छोटा सा आर भी नीचे कई दफ़ा लिखा हो सकता है, डेल्टा एच आर यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और अकेला भी डेल्टा एच हो सकता है। पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच एफ जो है उसकी अलामत से जाहिर करते हैं। और ये छोटा सा जो ऊपर दायरा सा आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, वो दायरा छोटा सा जो है वो असल में स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए डाला गया होता है, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। डेल्टा एच एफ नॉट पढ़ते हैं, वो छोटा सा दायरा जो ऊपर है उसको नॉट पढ़ते हैं, तो ये डेल्टा एच एफ नॉट इसकी अलामत है। तो दोबारा फिर एक दफ़ा सुन लें कि जब 1 मोल कंपाउंड वजूद में आता है अपने एलिमेंट्स के मिलने से, तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनुमा होती है उसे हम तारीफ की रूह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। डेल्टा एच एफ नॉट इसका सिंबल है। इसमें भी वही 2 शराइत हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत ये होना चाहिए, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इनके तहत जो है वो ये काम होना चाहिए। और तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी असल फिजिकल स्टेट में होने चाहिए, यानी अगर रिएक्टेंट्स गैस हैं तो वो गैसियस हालत में ही रिएक्ट करें अगर उनकी असल फिजिकल स्टेट गैस है, और प्रोडक्ट जो है अगर उसकी असल फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वो सॉलिड फॉर्म में ही बनी हो, तो फिर उस दौरान आपने नोट करनी है ये जो एंथैल्पी होती है। अब उसकी मिसाल उसने दी है कि जैसे मैग्नीशियम मेटल जो कि सॉलिड होती है, वो अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करे, अब मैग्नीशियम की असल फिजिकल स्टेट सॉलिड ही है और ऑक्सीजन की असल फिजिकल स्टेट जो है वो गैस ही है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करें तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, जो कि इसकी असल फिजिकल स्टेट है, इसमें जब वो बनेगा तो उस दौरान 692 किलो जॉल एनर्जी पर मोल के हिसाब से रिलीज होनी है, और ये तारीफ की रूह से उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। अब ये हाफ का लफ्ज़ जो ऑक्सीजन के पीछे डाला गया है, ये हाफ का मतलब ये है कि आधा मोल, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का एक ही एटम नजर आ रहा है, जबकि रिएक्टेंट साइड पे आपने O2 लिखा था, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो इधर 2 यानी कि इसके एटम थे तो एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये एक एटम जो है वो शो करने की वजह से उसके पीछे हाफ लगा दिया, यानी आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, या दूसरे लफ्जों में बैलेंस के नुक्ता नज़र से एक एटम ऑक्सीजन का जो है वो समझें कि रिएक्शन कर रहा है इसके अंदर, तो इसलिए हमने उसको हाफ O2 लिख दिया, यानी आधा मॉलिक्यूल या एक एटम, और वही एक एटम इस साइड पे आपको फिर O की शक्ल में लिखा नजर आ रहा है, तो ये बैलेंस करने के लिए हमने उसके पीछे हाफ लगाया था। तो 692 किलो जॉल एनर्जी इस अमल में रिलीज होनी है, और ये तारीफ की रूह से उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। इसी तरह दूसरी मिसाल भी दी गई है, ये भी बड़ी मशहूर मारूफ एग्जांपल है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की भी असल फिजिकल स्टेट सॉलिड है और ऑक्सीजन की जो है वो गैस है, और ये दोनों आपस में मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि असल में गैस ही होती है, जब ये बनाती हैं तो 393.7 किलो जॉल एनर्जी पर मोल के हिसाब से इस अमल में खारिज होनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत, और ये तारीफ की रूह से जब ये कंपाउंड बनेगा तो ये जो 393 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है, ये उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कहलाती है। इसी तरह एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये एटोमाइजेशन के लफ्ज़ से ही आपको ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये एटम वगैरह को रिप्रेजेंट करेगी चीज़। तो अब ये क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? इसका मतलब यही है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसी भी एलिमेंट से मुराद ये है कि एंथैल्पी चेंज विच अकर्स, या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, यानी हरारत की वो मिकदार जो जज़ब होती है या जो हमें चाहिए होती है, या जो एंथैल्पी चेंज रूनुमा होती है, कब? जब 1 मोल गैसियस एटम्स बनते हैं उस एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत जब कोई एलिमेंट जो है आप उसके 1 मोल एटम्स में उसको तब्दील कर दें उस एलिमेंट को, या उस 1 मोल एटम्स बनाएं आप उस एलिमेंट से,
तो वो जो आपने उस एलिमेंट से उसके 1 मोल एटम्स हासिल किए हैं, तो वो एटम हासिल करने के लिए उसको जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो जज़ब करेगा एटमों में तब्दील होने के लिए या अलग अलग एटम्स में यानी कि तकसीम होने के लिए, तो उसे हम तारीफ की रूह से उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे या वो उसकी एंथैल्पी चेंज कहलाएगी। मसलन जैसे उसने मिसाल दी है कि हाइड्रोजन गैस जो है, अगर आप इसका आधा मोल ले लें, अब हाइड्रोजन जो है उसकी असल फिजिकल स्टेट ये है कि वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाने वाली गैस है, इसलिए हम H2 कहते हैं। जब आप उसको हीट करें और 218 किलो जॉल एनर्जी आप उसको दें, तो वो अपने 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में तब्दील हो जाएगी। तो आधा मोल आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ली है, यानी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाने वाली, और जब आप उसको 218 किलो जॉल एनर्जी देंगे तो वो 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ना, तो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरह दोनों एटम अलग-अलग हो जाएंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूल अपने एटम्स में तब्दील हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल से 2 एटम बनते हैं, 100 मॉलिक्यूल से 200 एटम बनेंगे, 1000 मॉलिक्यूल से 2000 एटम्स बनेंगे, यानी इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल लेंगे उससे दुगने एटम्स बनेंगे। तो लिहाजा अगर आप आधा मोल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लें तो उससे पूरा 1 मोल हाइड्रोजन एटम आपको हासिल होगा अगर आप 218 किलो जॉल एनर्जी इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को दें। तो लिहाजा ये जो 218 किलो जॉल एनर्जी आप इसको देंगे, ये तारीफ की रूह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी, या आप इसको यूं कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है ये, जो कि उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ने जज़ब की है और उससे आपको 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स हासिल हुए हैं। तो ये तारीफ की रूह से इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाएगी, ये जो 218 किलो जॉल एनर्जी है। और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत चूंकि आपने ये नोट करनी है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी आप कह सकते हैं। अब उसके बाद में आखिरी छोटी सी डेफिनेशन जिस पे आज के लेक्चर में बात करूंगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जरा थोड़ा तफसील तलब आर्टिकल है, तो उस पर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होगी। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन कहते हैं जलने जलाने को। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, यानी हरारत की वो मिकदार जो खारिज होती है। हमेशा जलने के अमल में एनर्जी रिलीज हुआ करती है, जज़ब नहीं होती, इसलिए अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड कह लें या इवॉल्व्ड कह लें या एंथैल्पी चेंज विच अकर्स कह लें, कि वो एंथैल्पी चेंज जो रूनमा होती है या वो एनर्जी जो खारिज होती है, कब? जब 1 मोल सब्सटेंस मुकम्मल तौर पे बर्न हो जाए इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वाफर मिकदार के अंदर, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत। तो वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस अमल में खारिज होनी है जब उस 1 मोल सब्सटेंस ने वाफर ऑक्सीजन के अंदर मुकम्मल तौर पे बर्न होना है, तो उस एनर्जी को हम तारीफ की रूह से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। मसलन जैसे उसने मिसाल दी है कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और जब उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम कंप्लीटली बर्न करेंगे, ऑक्सीजन वाफर मिकदार में लेनी है, खुली मिकदार में लेनी है, मतलब यूं कह लें कि ऑक्सीजन की इसमें कोई कैलकुलेटेड क्वांटिटी नहीं यूज करनी, एक्सेस ऑक्सीजन लेनी है, यानी जब तक सारा सब्सटेंस बर्न नहीं हो जाता ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। तो इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वजूद में आएंगे, और इस अमल में 1368 किलो जॉल एनर्जी पर मोल के हिसाब से आप देख रहे हैं कि आपकी बुक में दिखाई गई है कि खारिज हो रही है। ये माइनस का निशान जहां भी लगेगा ये एनर्जी रिलीज को ज़ाहिर करेगा, और प्लस का निशान जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब को ज़ाहिर करेगा। तो 1368 किलो जॉल एनर्जी इस अमल में खारिज होगी, और यही तारीफ की रूह से एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाती है। और आप इसको यानी एंथैल्पी चेंज विच अकर्स के मानों में बयान कर सकते हैं कि वो एंथैल्पी चेंज जो रूनमा होगी जब 1 मोल कोई सब्सटेंस जो है वो एक्सेस यानी वाफर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होके मुकम्मल तौर पे जल जाए, तो उस अमल में जितनी एंथैल्पी चेंज रूनमा होगी वो तारीफ की रूह से उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाएगी।